पेरिस से फ्रांस जा रही एक फ्लाइट 139 ने एथेंस में रुकने के बाद फिर से उड़ान भरी। इस फ्लाइट में बैठे हुए यात्री को यह अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। सभी यात्री अपने कामों में व्यस्त थे। कोई चाय पी रहा था तो कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई हेडफोन्स पर लगातार म्यूजिक सुन रहा था तो कोई आराम से सो रहा था। इस शांति से भरे माहौल में खलल डाली एक आवाज ने। यह आवाज थी कुछ पैसेंजर्स की, जो एकदम से अपनी सीट पर से उठ खड़े हुए थे। अचानक 4 पैसेंजर्स का यूं खड़े होना कोई संयोग नहीं था। ये सभी किसी एक मकसद के लिए उठे थे। उनमें से एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया, इट्स हाईजैक। उन सभी के हाथों में हथियार थे। किसी के पास पिस्तौल थी तो किसी के पास ग्रेनेड। अब तक प्लेन में बैठे सभी यात्री ये समझ चुके थे कि उनका प्लेन अपहरणकर्ताओं के हाथों में चला गया है। जिनका मकसद क्या था उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। पैसेंजर को फिलहाल बस एक ही काम करना था, और वो ये कि चुपचाप बैठे रहे और हाईजैकर्स के साथ कोऑपरेट करें। इन 4 हाईजैकर्स में 2 पैलेस्टीन और 2 जर्मनी के रहने वाले थे। इनमें से तुरंत एक ने कॉकपिट की तरफ अपने कदम बढ़ाए और पायलट को अफ्रीका में मौजूद लीबिया के शहर बेनगाजी चलने का आदेश दिया। पैसेंजर्स के पास खड़ी एक लेडी हाईजैकर ब्रिजेट कुलमान ने ग्रेनेड की पिन निकालते हुए पैसेंजर को धमकाना शुरू किया। वे जोर जोर से चिल्लाते हुए ये कह रही थी कि अगर किसी ने भी उनके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश नहीं की तो वे प्लेन में धमाका कर देगी। बेनगाजी में 7 घंटे रुकने और ईंधन भरवाने के बाद हाईजैकर्स ने पायलट को यह आदेश दिया कि प्लेन को युगांडा के एंतेबे हवाई अड्डे में लाया जाए। प्लेन के एंतेबे हवाई अड्डे पर उतरने के बाद शुरू होती है वो कहानी जो इतिहास के सबसे बड़े कमांडो मिशन की दास्तां को बयां करती है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को इन डिटेल में। उस समय युगांडा में तानाशाही ईदी अमीन का राज चल रहा था। उसका पूरा सपोर्ट हाईजैकर्स के साथ था। ऐसे में हाईजैकर्स का वहां पर रुकना एक सोची समझी चाल थी। एंतेबे हवाई अड्डे पर रुकने के बाद उन 4 हाईजैकर्स के साथ और 4 लोग जुड़ गए। उन सभी ने मिलकर पैसेंजर में से सारे यहूदी पैसेंजर्स को अलग करना शुरू कर दिया और दुनिया के सामने ये डिमांड रखी कि जल्द से जल्द दुनिया के अलग अलग जेलों में रह रहे 54 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए, वरना एक एक कर इन सभी यहूदी यात्रियों को मारना शुरू कर दिया जाएगा। इजराइल और पैलेस्टीन की दुश्मनी बरसों से चलती आ रही है। ऐसे में यह साफ था कि यह साजिश पैलेस्टीन द्वारा इजराइल के खिलाफ रची गई थी। हाईजैकर्स द्वारा उन पैसेंजर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। उन्होंने लोगों के नाम पुकारे और उन्हें एक अलग कमरे में जाने को कहा। थोड़ी देर बाद सभी पैसेंजर्स को पता चल चुका था कि ये लोग सिर्फ यहूदियों का ही नाम पुकार रहे थे। बाकी बचे 47 गैर यहूदी यात्रियों को हाईजैकर्स द्वारा रिहा कर दिया गया। उन्हें एक अलग प्लेन से पेरिस लाया गया। शायद यही हाईजैकर की सबसे बड़ी गलती थी। पेरिस में पहुंचने पर नॉन यहूदियों ने इजराइल के जासूसों को एंतेबे के बारे में छोटी जानकारी बताई। दिलचस्प बात यह थी कि एंतेबे हवाई अड्डे के टर्मिनल जहां उन यहूदी कैदियों को रखा गया था, एक इजराइल कंपनी ने ही बनवाया था। कंपनी ने उस टर्मिनल का नक्शा तुरंत इजराइल अथॉरिटी को मुहैया करवाया। नक्शा हाथ आने के बाद इजराइल गवर्नमेंट हरकत में आई। उन्होंने रातों रात इजराइल में हूबहू टर्मिनल बनवाया ताकि उनके कमांडोज इसी के सहारे एक सीक्रेट मिशन की तैयारी कर सके। अब तक यह तय हो चुका था कि इजराइल किसी भी मामले में हाईजैकर की उन बातों को मानने वाला नहीं था। इस सीक्रेट कमांडो मिशन से उसने अपनी मंशा को साफ कर लिया था, और वो ये कि बिना आवाज किए दुश्मन की नाक के नीचे से अपने लोगों को रेस्क्यू कराना। खैर, इस मिशन के लिए लगभग 200 सोल्जर्स को चुना गया। इसी बीच
इजराइल गवर्नमेंट अपहरणकर्ताओं से बातचीत में लगी रही ताकि उनके कमांडोज को इस काम के लिए और भी ज़्यादा वक्त मिल सके। इस मिशन को पूरा करने में सबसे बड़ी दिक्कत थी 4000 किलोमीटर की दूरी। एंतेबो हवाई अड्डा इजराइल से लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी पर था। ऐसे में इस दूरी को एक ही झटके में पार कर वापस लौटना उस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगभग नामुमकिन था। लिहाजा ये तय हुआ कि हवा में ही प्लेन में दूसरे प्लेन के जरिए ईंधन भरा जाएगा। हालांकि इजराइल के पास इस मिशन को पूरा करने के लिए 3 विकल्प थे। पहला प्लेन, दूसरा शिप और तीसरा केनिया से जमीनी रास्ता। मगर बहुत विचार विमर्श करने के बाद ये तय हुआ कि इस मिशन को प्लेन के द्वारा ही पूरा किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब एक्चुअल मिशन की ओर। 4 जुलाई को इजराइल के साइनाई बेस से 4 हरक्यूलिस जहाज़ों ने उड़ान भरी। सिर्फ 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए इन विमानों ने रेड सी को पार किया ताकि मिस्र, सूडान और सऊदी अरब के रडार उन्हें पकड़ न पाए। रास्ते में इजराइल कमांडो ने युगांडा के सैनिकों की वर्दी पहन ली, जो कि सीक्रेट मिशन का एक हिस्सा था। करीब 7 घंटे लगातार उड़ने के बाद रात के 1 बजे पहला हरक्यूलिस विमान एंटेबो में दाखिल हुआ। उसके पास प्लेन को लैंड करने और हाईजैकर्स पर काबू पाने के लिए सिर्फ 6 मिनट का समय था। उस समय रनवे की लाइट्स चल रही थी। ऐसे में पायलट ने लैंड करने से 8 मिनट पहले ही प्लेन के रैप खोल दिए ताकि कम से कम समय में आगे बढ़ा जा सके। लैंड करते ही पायलट ने प्लेन को एक रनवे के बीचों बीच रोका ताकि पैराशूट के एक यूनिट को नीचे उतारा जा सके और वो रनवे पर पीछे आ रहे विमानों के लिए इमरजेंसी लाइट लगा सके। अब शुरू होता है इस मिशन का अगला चरण। प्लेन के रुकते ही उसमें से एक काली मर्सिडीज कार को उतारा गया। ये कार उस कार से बहुत मिलती जुलती थी जिसे युगांडा का राष्ट्रपति अमीन इस्तेमाल किया करता था। इस कार के पीछे 2 कमांडो से भरी लैंड रोवर कार्स भी उतारी गई। इन सभी ने तेजी से टर्मिनल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। कमांडोज को ये आदेश थे कि वे तब तक गोलियां ना चलाएं जब तक वे टर्मिनल के पास नहीं पहुंच जाते। इजरायली कमांडोज को ये उम्मीद थी कि काली मर्सिडीज कार को देख युगांडा के सोल्जर्स ये समझेंगे कि ईदी अमीन किडनैपर्स से मिलने आए होंगे। मगर इजरायली कमांडोज को ये पता नहीं था कि कुछ दिन पहले ही अमीन ने अपनी कार बदल ली थी। वो अब काली मर्सिडीज नहीं बल्कि सफ़ेद मर्सिडीज इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे में इजरायली कमांडोज का भेद खुल चुका था। टर्मिनल के बाहर खड़े युगांडा के गार्ड्स ने तुरंत अपने नज़दीक आ रहे उस नकली कॉनवॉय पर निशाना साधा, मगर इजरायली कमांडोज ने अपने साइलेंसर बंदूकों के सहारे उन्हें उड़ा दिया। गोली चलते ही सभी कमांडोज अपने अपने वाहनों से नीचे उतरे और पैदल ही टर्मिनल पर धावा बोल दिया। कमांडोज ने मेगाफोन के जरिए उन बंदूकों से इंग्लिश और हिब्रू लैंग्वेज में कहा कि वे इजरायली सोल्जर्स हैं और उन्हें बचाने के लिए वहां पर आए हैं। बंधक यात्रियों के पास पहुंचते ही उन सोल्जर्स ने फौरन उन्हें टर्मिनल से बाहर भेजा और मेन हॉल तक पहुंच गए, जहां वे 4 हाईजैकर्स मौजूद थे। इजराइल कमांडोज के अंदर आते ही उन हाईजैकर्स ने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया, मगर अपने सटीक निशाने की वजह से इजरायलियों को उन्हें न्यूट्रलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब शुरू होता है इस मिशन का आखिरी चरण, और वो था एक सेफ एग्जिट से अपने यात्रियों को वापस अपने वतन उड़ा ले जाना। मगर यह काम इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि पहले तो वे अकेले लड़ रहे थे, मगर अब उनके साथ बहुत से सिविलियन भी थे जिनकी जान बचाते हुए उन्हें आगे बढ़ना था। इसी बीच 2 इजरायली प्लेन्स भी अब उतर चुके थे, उनमें भी इजरायली सैनिक मौजूद थे। चौथा प्लेन बिल्कुल खाली था ताकि उनमें बचाए गए बंदूकों को ले जाया जा सके। टर्मिनल के बाहर आते ही युगांडा के सैनिकों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया और पूरे हवाई अड्डे की लाइट्स को ऑफ कर दिया, मगर फिर भी इजरायली सैनिक इन मुश्किलों से निपटने में कामयाब रहे।
उन्होंने बिना किसी सिविलियन की जान को जोखिम में डाले सभी को सुरक्षित प्लेन के अंदर पहुंचाया। इस मिशन के दौरान इजराइल के एक अधिकारी कर्नल नेत्याहून के सीने में गोली लग गई और वे वहीं पर गिर गए। इजरायली सैनिकों ने तुरंत उन्हें प्लेन में डाला और शीघ्र अतिशीघ्र टेक ऑफ किया। जाने से पहले उन्होंने एयरपोर्ट पर खड़े 11 मिग फाइटर जेट्स को खत्म कर दिया ताकि उनका पीछा ना किया जा सके। इस पूरे मिशन के दौरान सिर्फ एक कैजुअलिटी के साथ इजरायली सैनिकों ने दुश्मन के लगभग 27 सोल्जर्स को मार गिराया था, जिनमें वे 4 हाईजैकर्स भी शामिल थे। 4 जुलाई की सुबह बचाए गए 102 यात्री और इजरायली कमांडोज नैरोबी होते हुए तेल अवीव पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर लाखों इजरायली लोगों और खुद इजराइल के प्रधानमंत्री उनके स्वागत के लिए खड़े थे। इस पूरे अभियान को इजराइल का सबसे बड़ा दुस्साहसी ऑपरेशन माना गया, जिसने दुनिया को ये दिखाया कि एक सटीक रणनीति से मुश्किल सवाल को भी हल किया जा सकता है। वैसे आपकी इस ऑपरेशन एंटेवो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल, दोस्तों इजराइल की तरह ही भारत का भी एक प्लेन 30 जनवरी 1971 को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट द्वारा हाईजैक कराया गया था। ऐसे में मेरा आपसे सवाल ये है कि उस प्लेन का इनिशियल रूट क्या था और हाईजैकर द्वारा उसे हाईजैक करने के बाद कहाँ ले जाया गया। आपका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।